नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल राघवत, कक्षा 11 की हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के गद्य खंड में संकलित दोपहर का भोजन नामक कहानी को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इसके लेखक अमरकांत जी हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोपहर का भोजन एक ऐसी कहानी है जिसमें गरीबी से जूझ रहे एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार को दर्शाया गया है। इस कहानी में समाज में व्याप्त गरीबी को चिन्हित करने का प्रयास किया गया है। सिद्धेश्वरी का पूरा परिवार का संघर्ष भावी उम्मीदों पर टिका हुआ है। सिद्धेश्वरी गरीबी के एहसास को प्रकट नहीं होने देती है और गरीबी की आंच से अपने परिवार को बचाए रखती है। कहानी के कुछ मुख्य पात्र हैं। सिद्धेश्वरी कहानी की मुख्य पात्र है जो मुंशी जी की पत्नी है और रामचंद्र, मोहन और प्रमोद की माँ है। मुंशी जी घर के मुखिया हैं। रामचंद्र सबसे बड़ा लड़का, मोहन मझला लड़का और प्रमोद सबसे छोटा और बीमार बेटा है। कहानी की विषय वस्तु। सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया और दोनों घुटनों के बीच सिर रखकर शायद पैर की उंगलियां या जमीन पर चलते चींटे चींटियों को देखने लगी। अचानक उसे मालूम हुआ कि बहुत देर से उसे प्यास नहीं लगी है। वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर गट गट चढ़ा गई। खाली पानी उसके कलेजे में लग गया और वह हाय राम कहकर वहीं जमीन पर लेट गई। यानी सिद्धेश्वरी जो है वो भूख से व्याकुल हो रही थी, लेकिन जब तक परिवार के अन्य सदस्य भोजन नहीं कर लेते तब तक सिद्धेश्वरी भोजन नहीं करती है और इस कारण से उसकी दशा जो है वो बहुत ही दयनीय है, कमज़ोर है शरीर उसका। आधे घंटे तक वह उसी तरह पड़ी रहने के बाद उसके जी में जी आया, यानी वो होश में आई। वह बैठ गई, आंखों को मल मल कर इधर उधर देखा और फिर उसकी दृष्टि ओसारे में अध टूटे खटोले पर सोए अपने 6 वर्षीय लड़के प्रमोद पर जम गई। प्रमोद सबसे छोटा लड़का है जिसकी उम्र 6 वर्ष है। लड़का नंग दड़ंग पड़ा था, यानी पूरे वस्त्र भी उसने पहन नहीं रखे थे। उसके गले तथा छाती की हड्डियां साफ दिखाई देती थी। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे और बेजान पड़े थे और उसका पेट हंडिया की तरह फूला हुआ था। हंडिया यानी मटके की तरह फूला हुआ था। उसका मुख खुला हुआ था और उस पर अनगिनत मक्खियां उड़ रही थी। यानी प्रमोद जो है वो कुपोषण का शिकार था। वह उठी, बच्चे के मुंह पर अपना एक फटा गंदा ब्लाउज डाल दिया और एकाध मिनट सुन्न खड़ी रहने के बाद बाहर दरवाजे पर जाकर किवाड़ की आड़ से गली निहारने लगी। 12 बज चुके थे। धूप अत्यंत तेज थी और कभी एक दो व्यक्ति सिर पर तौलिया या गमछा रखे हुए या मजबूती से छाता ताने हुए फुर्ती के साथ लपकते हुए से गुजर जाते। यानी इस दृश्य को सिद्धेश्वरी देख रही थी गली में 10-15 मिनट तक वह उसी तरह खड़ी रही। फिर उसके चेहरे पर व्यग्रता फैल गई, बहुत ही व्याकुल और दुखी दिखाई देने लगी और उसने आसमान तथा कड़ी धूप की ओर चिंता से देखा। 1-2 क्षण बाद उसने सिर को किवाड़ से काफ़ी आगे बढ़ाकर गली के छोर की तरफ निहारा तो उसका बड़ा लड़का रामचंद्र धीरे धीरे घर की ओर सरकता नजर आया। यानी रामचंद्र घर की ओर लौट रहा था। उसने फुर्ती से एक लोटा पानी ओसारे की चौकी के पास नीचे रख दिया और चौक में जाकर खाने के स्थान को जल्दी जल्दी पानी से लीपने पोतने लगी। वहाँ पीढ़ा रखकर उसने सिर को
दरवाजे की ओर घुमाया ही था, रामचंद्र ने अंदर कदम रखा। यानी रामचंद्र को भोजन खिलाने के लिए वो तैयारी कर रही थी और इतने में रामचंद्र भी आ गया। रामचंद्र आकर धम्म से चौकी पर बैठ गया और फिर वहीं बेजान सा लेट गया। उसका मुंह लाल तथा चढ़ा हुआ था, यानी वो थोड़ा क्रोध से भरा हुआ था, उसको गुस्सा आ रहा था। उसके बाल अस्त व्यस्त थे, उसके फटे पुराने जूतों पर गर्द यानी धूल जमी हुई थी। सिद्धेश्वरी की पहले हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास आए और वहीं से वह भयभीत हिरने की भांति सिर उचका घुमाकर बेटे को व्यग्रता से निहारती रही। किंतु लगभग 10 मिनट बीतने के पश्चात भी जब रामचंद्र नहीं उठा तो वह घबरा गई। पास जाकर पुकारा, बड़कू बड़कू, यानी बड़ा बेटा। लेकिन उसके कुछ उत्तर न देने पर डर गई और लड़के की नाक के पास हाथ रख दिया। सांस ठीक से चल रही थी। फिर सिर पर हाथ रखकर देखा, बुखार नहीं था। हाथ के स्पर्श से रामचंद्र ने आंखें खोली। उसने अपनी माँ की ओर सुस्त नज़रों से देखा, फिर झट से उठ बैठा। जूते निकालने और नीचे रखे लोटे के जल से हाथ पैर धोने के बाद वह यंत्र की तरह चौकी पर आकर बैठ गया। सिद्धेश्वरी ने डरते डरते पूछा, खाना तैयार है, यहीं लगाऊं क्या? रामचंद्र ने उठते हुए प्रश्न किया। बाबूजी खा चुके। सिद्धेश्वरी ने चौकी की ओर भागते हुए उत्तर दिया, आते ही होंगे। रामचंद्र पीढ़े पर बैठ गया। उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष की थी। लंबा दुबला पतला गोरा रंग और बड़ी बड़ी आंखें और होठों पर झुर्रियाँ थी। वह एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में अपनी तबीयत से प्रूफ रीडरी का काम सीखता था। पिछले साल ही उसने इंटर पास किया था। सिद्धेश्वरी ने खाने की थाली सामने लाकर रख दी और पास ही बैठकर पंखा करने लगी। रामचंद्र ने खाने की ओर दार्शनिक की भांति देखा। कुल दो रोटियां, भर कटोरा पनियाई दाल यानी दाल की मात्रा कम और पानी की मात्रा ज़्यादा, और चने की तली तरकारी यानी सब्जी। तो उस थाली के अंदर इस प्रकार के व्यंजन थे। रामचंद्र ने रोटी के प्रथम टुकड़े को निगलते हुए पूछा, मोहन कहाँ है? बड़ी कड़ी धूप हो रही है। मोहन सिद्धेश्वरी का मझला लड़का था। उम्र 18 वर्ष थी। वह इस साल हाई स्कूल का प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था। वह न मालूम कब से घर से गायब था और सिद्धेश्वरी को स्वयं पता नहीं था कि वह कहाँ गया है। किंतु सच बोलने की उसकी तबीयत नहीं हुई और झूठ मूठ उसने कहा, किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है, आता ही होगा। दिमाग उसका बड़ा तेज है और उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है, हमेशा उसी की बातें करता रहता है। यानी सिद्धेश्वरी जो है अपने मजले बेटे की झूठी झूठी प्रशंसा बड़े बेटे रामचंद्र के सामने कर रही है। रामचंद्र ने कुछ नहीं कहा। एक टुकड़ा मुंह में रखकर भरा गिलास पानी पी गया, फिर खाने लग गया। वह काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर उन्हें धीरे धीरे चबा रहा था। यानी ये एक ऐसी स्थिति है कि रामचंद्र को भी पता है कि घर में खाने पीने की सामग्री पूरी नहीं है, इसलिए वो भी भोजन को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में खा रहा है ताकि उसे थोड़ी तृप्ति का एहसास हो जाए। सिद्धेश्वरी भय और आतंक से अपने बेटे को एकटक निहार रही थी। कुछ क्षण बीतने के बाद डरते डरते उसने पूछा, वहाँ कुछ हुआ क्या? यानी नौकरी की तलाश में था बड़ा बेटा और रोजगार मिला या नहीं मिला, इसके बारे में सिद्धेश्वरी अपने बड़े बेटे रामचंद्र से डरते डरते पूछ रही है। और परिवार की भी एक स्थिति ऐसी है कि मुंशी जी भी जो सिद्धेश्वरी के पति हैं वो
बड़ा बेटा रामचंद्र दोनों ही बेरोजगार है, दोनों के पास में रोजगार नहीं है। और मझला लड़का मोहन जो है वो पढ़ाई कर रहा है। तो बिना रोजगार के आमदनी शून्य थी परिवार की, और ऐसी स्थिति में परिवार में भरण पोषण भी नहीं हो पा रहा था। गरीबी में दिन बीत रहे थे। रामचंद्र ने अपनी बड़ी बड़ी भावहीन आंखों से अपनी माँ को देखा, फिर नीचा सिर करके कुछ रुखाई से बोला, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। सिद्धेश्वरी चुप रही। धूप और तेज होती जा रही थी। छोटे आंगन के ऊपर आसमान में बादल एक दो टुकड़े पाल की नावों की तरह तैर रहे थे। बाहर की गली से गुजरते हुए एक खड़खड़िया इक्के की आवाज आ रही थी और खटोले पर सोए बालक की सांस का खर खर शब्द सुनाई दे रहा था। रामचंद्र ने अचानक चुप्पी को भंग करते हुए पूछा, प्रमोद खा चुका? सिद्धेश्वरी ने प्रमोद की ओर देखते हुए उदास स्वर में उत्तर दिया, हाँ खा चुका। रोया तो नहीं था? सिद्धेश्वरी फिर झूठ बोल गई, आज तो सचमुच नहीं रोया, बड़ा ही होशियार हो गया है। कहता था बड़का भैया के यहाँ जाऊंगा, ऐसा लड़का, यानी ऐसा लड़का होशियार हो गया है, अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, और अब तो रोता भी नहीं है। परंतु वह आगे कुछ न बोल सकी, जैसे उसके गले में कुछ अटक गया। कल प्रमोद ने रेवड़ी खाने की जिद पकड़ ली थी और उसके लिए 1.5 घंटे तक रोने के बाद सोया। यानी बालक को रेवड़ी खानी थी, लेकिन गरीबी की स्थिति के कारण उसकी माँ उसको रेवड़ी नहीं दिला सकी, जिसके कारण से वो बहुत देर तक रोया था। रामचंद्र ने कुछ आश्चर्य के साथ अपनी माँ की ओर देखा और फिर सिर नीचा करके कुछ तेजी से खाने लगा। थाली में जब रोटी का एक टुकड़ा शेष रह गया तो सिद्धेश्वरी ने उठने का उपक्रम करते हुए प्रश्न किया, एक रोटी और लाती हूं। रामचंद्र हाथ से मना करते हुए हड़बड़ा कर बोल पड़ा, नहीं नहीं, जरा भी नहीं, मेरा पेट तो पहले से ही भर चुका है, मैं तो यह भी छोड़ने वाला हूं, बस अब नहीं। यानी रामचंद्र को भी पता है परिवार की स्थिति, और यदि वो सब रोटियां डकार जाता है तो परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भोजन नहीं बचेगा, इसलिए वो भी कम खा करके अपना गुजारा बसरा कर रहा है। सिद्धेश्वरी ने जिद की, अच्छा आती ही सही। सिद्धेश्वरी उसकी माँ जो है वो भी उसको और रोटी खिलाने की झूठी मूठी जिद कर रही है। रामचंद्र बिगड़ उठा, अधिक खिलाकर मार डालने की तबीयत है क्या? तुम लोग जरा भी नहीं सोचते हो, बस अपनी जीत। भूख रहती तो क्या ले नहीं लेता? रामचंद्र समझा रहा, मुझे अगर भूख होती तो क्या मैं और रोटी नहीं ले लेता? सिद्धेश्वरी जहाँ की तहाँ बैठी रह गई। रामचंद्र ने थाली में बचे टुकड़े से हाथ खींच लिया और लोटे की ओर देखते हुए कहा, पानी लाओ। सिद्धेश्वरी लोटा लेकर पानी लेने चली गई। रामचंद्र ने कटोरे को उंगलियों से बजाया, फिर हाथ को थाली में रख दिया। 1-2 क्षण बाद रोटी के टुकड़े को धीरे से हाथ से उठाकर आंख से निहारा और अंत में इधर उधर देखने के बाद टुकड़े को मुंह में इस सरलता से रख दिया जैसे वो भोजन का ग्रास न होकर पान का बीड़ा हो। यानी अंतिम जो टुकड़ा बचा था रोटी का, उसको भी रामचंद्र ने खा लिया। मझला लड़का मोहन आते ही हाथ पैर धोकर पीढ़े पर बैठ गया। वह कुछ सांवला था और उसकी आंखें छोटी थी। उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। वह अपने भाई की तरह ही दुबला पतला था, किंतु उतना लंबा न था। वह उम्र की अपेक्षा कहीं अधिक गंभीर और उदास दिखाई पड़ रहा था। सिद्धेश्वरी ने उसके सामने थाली रखते हुए प्रश्न किया, कहाँ रह गए थे बेटा? भैया पूछ रहा था। मोहन ने रोटी के एक बड़े ग्रास को निगलने की कोशिश करते हुए अस्वाभाविक मोटे स्वर में जवाब दिया, कहीं तो नहीं गया था, यहीं पर था। सिद्धेश्वरी
वहीं बैठकर पंखा डुलाते हुए इस तरह बोली जैसे स्वप्न में बड़बड़ा रही हो। बड़का तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, यानी बड़ा लड़का रामचंद्र कह रहा था मोहन बड़ा दिमागी होगा, यानी दिमाग से बहुत होशियार होगा, और उसकी तबीयत 2400 घंटे पढ़ने में लगी रहती है। यह कहकर वह अपने मझले लड़के की और इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो, यानी वो बड़े बेटे के सामने जो छोटे बेटे के द्वारा जो प्रशंसा की ही नहीं गई उसको वो झूठ मूठ कर रही है, और छोटे बेटे के सामने बड़े बेटे के द्वारा की गई उसकी झूठी प्रशंसा कर रही है। तो उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई चोरी कर रही है, कोई अपराध कर रही है। मोहन अपनी माँ की ओर देखकर फीकी हंसी हंस पड़ा और फिर खाने में जुट गया। वह परोसी गई 2 रोटियों में से एक रोटी, कटोरे की 3/4 दाल और अधिकांश तरकारी साफ कर चुका था। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। इन दोनों लड़कों से उसे बहुत डर लगता था। अचानक उसकी आंखें भर आई, वह दूसरी ओर देखने लगी। लड़का नंग धड़ंग पड़ा था, उसके गले और छाती की हड्डियां साफ दिखाई देती थी। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे और बेजान पड़े थे, और उसका पेट हंडिया की तरह फुला हुआ था। उसका मुख खुला होता और उस पर अनगिनत मक्खियाँ उड़ रही थी। थोड़ी देर बाद उसने मोहन की ओर मुंह फेरा तो लड़का लगभग खाना समाप्त कर चुका था। सिद्धेश्वरी ने चौंकते हुए पूछा, 1 रोटी देती हूँ? मोहन ने रसोई की ओर रहस्यमय नेत्रों से देखा, फिर सुस्त स्वर में बोला, नहीं। यानी मोहन को भी ये एहसास है कि घर की माली हालत बहुत ही खराब है, दयनीय स्थिति है, परिवार गरीबी से जूझ रहा है, भरपेट भोजन की मात्रा भी घर में उपलब्ध नहीं है। सिद्धेश्वरी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरी कसम, थोड़ी ही ले लो। तुम्हारे भैया ने 1 रोटी ली थी। यानी भैया ने कहाँ रोटी ली थी? रामचंद्र भी आधी भूख को लेकर ही उठ गया था, और सिद्धेश्वरी जो है छोटे बेटे मोहन, मझले बेटे मोहन के सामने झूठ बोलते हुए कह रही है कि बड़े बेटे ने भी या तुम्हारे भैया ने भी 1 रोटी ली थी, जबकि उसने भी किसी प्रकार से अंत में 1 रोटी की जो मनुवार सिद्धेश्वरी के द्वारा की गई थी, लेकिन उसने वो रोटी नहीं ली। मोहन ने अपनी माँ की ओर गौर से देखा, फिर धीरे धीरे इस तरह उत्तर दिया जैसे कोई शिक्षक अपने शिष्य को समझाता है, नहीं रे, बस अव्वल तो अब भूख नहीं, फिर रोटियां तूने ऐसी बनाई है कि खाई नहीं जाती, न मालूम कैसी लग रही है। खैर, अगर तू चाहती है तो कटोरे में थोड़ी दाल दे, दाल बड़ी अच्छी बनी है। सिद्धेश्वरी से कुछ कहते न बना और उसने कटोरे को दाल से भर दिया। मोहन कटोरे को मुंह लगाकर सुड़ सुड़ पी रहा था कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद जूतों को खसखस घसीटते हुए आए और राम का नाम लेकर चौकी पर बैठ गए। सिद्धेश्वरी ने माथे पर साड़ी को कुछ नीचे खिसका लिया और मोहन दाल को एक सांस में पीकर और पानी के लोटे को हाथ में लेकर तेजी से बाहर चला गया। 2 रोटियां, कटोरा पर दाल, चने की तली तरकारी। मुंशी चंद्रिका प्रसाद पीढ़े पर पालथी मारकर बैठे रोटी के एक एक ग्रास को इस तरह चुबला चबा रहे थे जैसे बूढ़ी गाय जुगाली करती है। उनकी उम्र 45 वर्ष के लगभग थी, किंतु 50-55 के लगते थे। यानी कुपोषण के कारण उनका जो शरीर है वो एक 55 साल के व्यक्ति की तरह लग रहा था। शरीर का चमड़ा झूलने लगा, गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी। गंदी धोती के ऊपर अपेक्षाकृत कुछ बनियान तार तार लटक रही थी। यानी मुंशी जी की बनियान भी फट चुकी थी।
मुंशी जी ने कटोरे को हाथ में लेकर दाल को थोड़ा सुड़कते हुए पूछा, बड़का दिखाई नहीं दे रहा है। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दिल में क्या हो गया है, जैसे कुछ काट रहा हो। पंखे को जरा और जोर से घुमाती हुई बोली, अभी अभी खाकर काम पर गया है, कह रहा था कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी। हमेशा बाबूजी बाबूजी किए रहता है, बोला बाबूजी देवता के समान। यानी यहाँ पर भी सिद्धेश्वरी जो है पिता के सामने पुत्र के द्वारा जो प्रशंसा नहीं की गई है उस प्रशंसा को वो कर रही है, और इस झूठ के माध्यम से वो परिवार में एक एकता बनाए रखना चाहती है और परिवार के समस्त सदस्यों को एक दूसरे से जोड़े रखना चाहती है। मुंशी जी के चेहरे पर कुछ चमक आई। शर्माते हुए पूछा, है क्या कहता था कि बाबूजी देवता के समान है? बड़ा पागल है। सिद्धेश्वरी पर जैसे नशा चढ़ गया था। उन्माद की रोगिणी, उन्माद यानी पागल की तरह, उन्माद की रोगिणी की भांति बड़बड़ाने लगी। पागल नहीं है, बड़ा होशियार है, उस जमाने का कोई महात्मा है, मोहन तो उसकी बड़ी इज्जत करता है। आज कह रहा था कि भैया की शहर में बड़ी इज्जत होती है, पढ़ने लिखने वालों में बड़ा आदर होता है, और बड़का तो छोटे भाइयों पर जान देता है। दुनिया में वह सब कुछ सह सकता है, पर यह नहीं देख सकता कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए। प्रमोद तो बेचारा कुपोषण का शिकार है और वो खाट पर लेटा हुआ है, मरणासन्न है, लेकिन अपने पति के समक्ष सिद्धेश्वरी एक दूसरे की प्रशंसा में, चाहे वो झूठी ही है, लेकिन ऐसा करके वो परिवार को जोड़े रखना चाहती है, परिवार की एकता को बनाए रखना चाहती है। मुंशी जी दाल लगे हाथ को चाट रहे थे। उन्होंने सामने की ताक की ओर देखते हुए हंसकर कहा, बड़का का दिमाग तो खैर काफ़ी तेज है, वो लड़कपन में भी नटखट था, हमेशा खेल कूद में लगा रहता था, लेकिन यह भी बात थी कि जो सबक मैं उसे याद करने को देता था उसे बर्राक रखता था, यानी वो याद कर लेता था। असल तो यह कि तीनों लड़के काफ़ी होशियार हैं, प्रमोद को कम समझती हो, यह कहकर वह अचानक जोर से हंस पड़े। मुंशी जी 1.5 रोटी खा चुकने के बाद एक ग्रास से युद्ध कर रहे थे, यानी एक रोटी का कोर उनके मुंह में चल रहा था। कठिनाई होने पर एक गिलास पानी चढ़ा गए, यानी खाने के अंदर जो सिद्धेश्वरी ने खाना बनाया था उसमें जो आवश्यक सामग्री होनी चाहिए वो आवश्यक सामग्री भी नहीं होने के कारण जो खाना बन रहा है वो खाना भी स्वादिष्ट नहीं है। कठिनाई होने पर एक गिलास पानी चढ़ा गए, फिर खर खर खांसने लगे। फिर चुप्पी छा गई। दूर से किसी आटे की चक्की की पुक पुक आवाज़ सुनाई दे रही थी और पास की नीम के पेड़ पर बैठा कोई पंडुक लगातार बोल रहा था। पंडुक कोई पक्षी है। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह चाहती थी कि सभी चीज़ें ठीक से पूछ ले, सभी चीज़ें ठीक से जान ले और दुनिया की हर चीज़ पर पहले की तरह तड़ल्ले से बात करे, पर उसकी हिम्मत नहीं होती थी। उसके दिल में जाने कैसा भय समाया हुआ था। अब मुंशी जी इस तरह चुपचाप भूखे हुए खा रहे थे जैसे पिछले 2 दिनों से मौन व्रत धारण कर रखा हो और उसको कहीं जाकर आज शाम को तोड़ने वाले हो। यानी फटाफट फटाफट वो खाना खा रहे थे। सिद्धेश्वरी से जैसे नहीं रहा गया, बोली, मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी। मुंशी जी ने एक क्षण के लिए इधर उधर देखा, फिर निर्विकार स्वर में राय दी, मक्खियां बहुत हो गई है। सिद्धेश्वरी ने उत्सुकता प्रकट की, फूफा जी बीमार है, कोई समाचार नहीं आया। मुंशी जी ने चने के दानों की ओर दिलचस्पी से दृष्टिपात किया, जैसे उनकी बातचीत करने वाले हो, जैसे उनसे बातचीत करने वाले हो। यानी मुंशी जी को चने की तरकारी
खाने की इच्छा हो रही थी। फिर सूचना दी गंगाशरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई है, लड़का एमए पास है। सिद्धेश्वरी हठात चुप हो गई। मुंशी जी भी आगे कुछ नहीं बोले। उनका खाना समाप्त हो गया था और वे थाली में बचे कुचे दानों को बंदर की तरह बीन रहे थे। यानी खाना कम था, उसके कारण से दाने के एक एक अंश को, भोजन के एक एक अंश को चुन चुन करके मुंशी जी अपना पेट भरने का प्रयास कर रहे थे और परिवार के अन्य रिश्तेदारों से संबंधित बातें करते हुए वो अपने अभाव को छिपाना चाहते थे। सिद्धेश्वरी ने पूछा, बड़का की कसम एक रोटी देती हूँ, अभी बहुत सी है। मुंशी जी ने पत्नी की ओर अपराधी के समान तथा रसोई की ओर कनखी से देखा, तिरछी नजर से। तत्पश्चात किसी छठे उस्ताद की बाती बोले, रोटी रहने दो, पेट काफी भर चुका है, अन्न और नमकीन चीजों से तबीयत उब गई। तुमने व्यर्थ में कसम धरा दी। खैर, कसम रखने के लिए ले रहा हूं, गुड़ होगा क्या? सिद्धेश्वरी ने बताया कि हंडिया में थोड़ा सा गुड़ है। मुंशी जी ने उत्साह के साथ कहा, तो थोड़े गुड़ का ठंडा रस बनाओ, पीऊंगा। तुम्हारी कसम भी रह जाएगी, जायका भी बदल जाएगा, साथ ही साथ हाजमा भी दुरुस्त होगा। हाँ, रोटी खाते खाते नाक में दम आ गया है। यह कहकर वे ठहाका मारकर हंस पड़े। यानी रोटी के अंदर, भोजन के अंदर आवश्यक सामग्रियां नहीं होने के कारण, मसाले नहीं होने के कारण भोजन स्वादिष्ट नहीं बन रहा था। मुंशी जी के निपटने के पश्चात सिद्धेश्वरी उनकी जूठी थाली लेकर चौके की जमीन पर बैठ गई। बटलोई की दाल को कटोरे में उड़ेल दिया, वह पूरा भरा भी नहीं। छिपुली में थोड़ी सी चने की तरकारी बची थी, उसे पास खींच लिया। रोटियों की थाली को भी उसने पास खींच लिया, उसमें केवल एक रोटी बची थी। मोटी बद्दी और जली सी उस रोटी को वह जूठी थाली में रखने जा रही थी कि अचानक उसका ध्यान ओसारे में सोए प्रमोद की ओर आकर्षित हो गई। यानी जो सिद्धेश्वरी है वो परिवार के सभी सदस्यों के भोजन करने के पश्चात अपने पति की जूठी थाली में ही वो भोजन करने के लिए बैठ गई है और अंत में जो कुछ भी बचा खुचा है वो उसे खा करके अपना पेट भरने का प्रयास कर रही है। उसने लड़के को कुछ देर तक एकटक देखा, फिर रोटी को दो बराबर टुकड़ों में विभाजित कर दिया। यानी एक टुकड़ा छोटे बेटे प्रमोद के लिए उसने रख लिया, एक टुकड़े को तो अलग रख दिया और दूसरे टुकड़ों को अपनी जूठी थाली में रख लिया। तदुपरांत एक लोटा पानी लेकर खाने बैठ गई। उसने पहला ग्रास मुंह में रखा और तब न मालूम कहाँ से उसकी आंखों से टप टप आंसू चूने लगे। यानी गरीबी की बेबसी के कारण, गरीबी की विवशता के कारण और गरीबी के कारण जो उसका परिवार संघर्ष कर रहा है, उसके कारण से सिद्धेश्वरी की आंखों से दुख के आंसू टपकने लग गए। सारा घर मक्खियों से बन बन कर रहा था। आंगन की अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी थी जिसमें पैबंद लगे हुए थे। दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं था। बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह होकर निश्चिंता के साथ सो रहे थे, जैसे 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से उनकी छटनी न हुई हो और शाम को उनको काम की तलाश में कहीं जाना न हो। इस तरह से कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। कहानी की विषय वस्तु बहुत ही सटीक है। एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की गरीबी की दशा को उजागर किया गया और किस तरह से परिवार की जो मुख्य पात्र है, महिला पात्र सिद्धेश्वरी, वो किस तरह से परिवार को एकजुट बनाए रखने का प्रयास करती है और इसमें वह झूठ का भी सहारा लेती है। धन्यवाद।